नमस्कार साथियों। तो आज मैं साइबा वीक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट इज हैमलेट। हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। तो चलते हैं पहली ट्रेजेडी को विस्तार में पढ़ते हैं दैट इज हैमलेट और अपने लेजेंड विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ये। ठीक है, अब इसके ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कब ये लिखी गई, इसका सोर्स क्या है, ये किस तरीके की ट्रेजेडी है, इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसके मेजर कैरेक्टर्स इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद इस पूरी स्टोरी को जानेंगे, इसकी समरी ऑफ द स्टोरी इन शॉर्ट। देन मेजर डायलॉग्स, क्या क्या मेजर डायलॉग्स इसमें थे, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से मेजर सीन्स हैं। और मेजर सीन्स जैसे कि ग्रेव डिगर का सीन है, इसमें एक रिवेंज सीन है। उन सीन्स को जो एग्जाम में आते हैं, उनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सीन्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसका एंड अप कैसे होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है, एंड में क्या कहते हैं, कौन एवरीवन डाइज और कैसे क्लॉडियस जो है वो भी मर जाता है और फोर्टीन ब्रास जो है वो किंग बन जाता है। तो उसकी कंक्लूजन पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड जिसमें इंट्रोडक्शन है। सो ये लिखा कब गया था, इट वॉज रिटन, ये रिटन हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया था, एच हुकम का पूरा कोड वर्ड। सो एच का 1 था, यानी कि इट इज रिटन इन 1601। ठीक है, ये 1601 में लिखा गया था, 1601 में लिखा गया था। एंड इसका सोर्स क्या था, इसका सोर्स था सेक्सोग्रामेटिकस, सेक्सोग्रामेटिकस का गेस्टा डेनोरम। ठीक है, इसमें एक लेजेंड था, एक करेक्टर था जो बहुत लेजेंडरी करेक्टर था, दैट इज एमलेट। अब ये जो एमलेट था यहीं से लिया गया था हैमलेट। ठीक है, क्योंकि एमलेट जो था एक लेजेंडरी करेक्टर था, उसी को ही मॉड्यूलेट करके कहीं ना कहीं हमने हैमलेट के रूप में प्रेजेंट कर दिया। सो इसलिए इसकी जो बेस है, इसका जो स्टोरी है वो एमलेट करेक्टर से रिजेंबल करता है। एंड दैट इज फ्रॉम सेक्सोग्रामेटिकस डेनोरम। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, और कहीं ना कहीं हैमलेट पे हमें इन्फ्लुएंस दिखता है किसका, रिवेंज प्लेस का। कहीं ना कहीं रिवेंज प्लेस का भी थोड़ा बहुत इसमें इन्फ्लुएंस दिखता है। और रिवेंज प्लेस किसके थे, थॉमस किड के। व्हाट इट इज कॉल्ड, अब इसको ट्रेजेडी को पेपर में किस नाम से आता है, जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर की रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है, तो दैट इज हैमलेट। अगर आता है कि नोबल इन एक्शन की ट्रेजेडी कौन सी है विलियम शेक्सपियर की, तो भी ये हैमलेट है, क्योंकि नोबल इन एक्शन का मतलब है कि एक्शन ना ले पाना। तो इस ट्रेजेडी में वो एक्शन नहीं ले पा रहा, सो इट इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन। डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो इनडिसिजिवनेस की ट्रेजेडी है ये। डिसीजंस जो है डिले कर रहा है, तो डिलेइंग इन डिसीजन की भी ट्रेजेडी है। सो इट इज द रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी है। इनडिसिजिवनेस की ट्रेजेडी है ये, डिलेइंग इन डिसीजन की ट्रेजेडी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की ट्रेजेडी है ये। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी। और इसको एक साइकोलॉजिकल अगर क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर की साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी कौन सी है, सो विलियम शेक्सपियर की जो साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है वो भी हैमलेट ही है। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए बेटा, हमें पकड़ बनानी होगी क्वेश्चंस पे। इन सब में से कोई भी वर्ड आता है, यहाँ तक कि नोबल इन एक्शन भी आता है, ये नोबल इन एक्शन की भी ट्रेजेडी है, तो हमें हैमलेट ही लिखना है। अब डिस्कस करते हैं इसके हीरो को। इसमें हीरो है प्रिंस हैमलेट, जो कि ही वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर, जो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना चाह रहा है हर हालत में। दूसरा है विलन। विलन कौन है इसमें, विलन है इसका जो विलन है वो है किंग क्लॉडियस। इसका विलन है किंग क्लॉडियस।
ठीक है। इसकी हीरोइन है ओफिलिया, ओफिलिया हीरोइन है इसमें, इसकी हीरोइन ओफिलिया है जो कि लवर है किसकी, हैमलेट की, ठीक है। और क्लॉडियस जो है इनके चाचा हैं, हैमलेट के अंकल हैं, चाचा हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, या विलन की जगह प्रिंस हैमलेट लिख दिया जो कि रॉन्ग है, विलन एक ही थे, दैट इज किंग क्लॉडियस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ मेजर कैरेक्टर्स इन हैमलेट, अब डिस्कस करते हैं हैमलेट का, हैमलेट में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स थे और वो क्या क्या कर रहे थे। सो सबसे पहले है हैमलेट, ही वाज द हीरो ऑफ द प्ले, ये हीरो है प्ले का हैमलेट, एंड ही वांट्स टू टेक द रिवेंज, ये वो है जो सीख करता है रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। इसको इनको हम इसको ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हु इज द प्रोटोगेनिस्ट, प्रोटोगेनिस्ट कौन है इस प्ले का, तो प्रोटोगेनिस्ट यानी हीरो तो हैमलेट ही हम बताएंगे। अगर वो पूछते हैं कि नेफ्यू कौन था, एग्जाम में पूछ सकते हैं किंग क्लॉडियस का नेफ्यू, नेफ्यू कौन था, तो भी हैमलेट ही है, क्योंकि इनके चाचा थे किंग क्लॉडियस, तो ये नेफ्यू थे उनके। एंड अगर पूछते हैं हु वाज द मैन ऑफ इन एक्शन, कि कौन ऐसा आदमी था, कौन ऐसा इंसान था जो इन एक्शन कर रहा था, मतलब जो एक्शन नहीं कर पा रहा था, तो ही वाज द मैन ऑफ इन एक्शन। सो मैन ऑफ इन एक्शन कौन था, हु वाज द मैन ऑफ इन एक्शन, ही वाज किंग हैमलेट, यही जो हैमलेट थे यही इन एक्शन का था। और अगर इनकी एक और पहचान दूं तो ये सन थे, ये बेटे थे, किसके बेटे थे, लेट किंग हैमलेट का बेटा था और गर्टरूड का बेटा था, सन ऑफ गर्टरूड। सो ही यही वो हैमलेट थे जो क्या थे, ही वाज द किंग, ही वाज द सन ऑफ लेट किंग हैमलेट, लेट किंग हैमलेट का सन था ये, ठीक है। और किसका सन था, एंड प्लस सन ऑफ गर्टरूड, सन ऑफ गर्टरूड, गर्टरूड का सन था, ठीक है। तो ही इज हैमलेट, ये पूरी हैमलेट की पहचान है जो मैंने आपको दी। अब इन इसके बारे में बताऊंगी कि ही वॉज अ पर्सन ऑफ साइकोलॉजिकल इमोशनल, ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल पर्सन था रेदर देन एक्टिव पर्सन, एक्टिव पर्सन कम था, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सोचने वाला इंसान ज्यादा था, सोचता बहुत था, करता कम था, एक्शन कम लेता था, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है किंग क्लॉडियस की, ठीक है, किंग क्लॉडियस की बात हो रही है। तो किंग क्लॉडियस जो थे वो कौन थे, ही वॉज द विलन ऑफ द स्टोरी, ये विलन थे स्टोरी के, द हैमलेट्स अंकल। और अगर पूछा जाए कि हु इज द एंटोगोनिस्ट, इस प्ले का एंटोगोनिस्ट कौन था, तो वो यही थे किंग क्लॉडियस, ही वाज द एंटोगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले, ये विलन थे जिन्हें हम एंटोगोनिस्ट भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि किसके अंदर लस्ट थी पावर की, पावर की लस्ट में ही तो इसने अपने भाई को मार दिया किंग क्लॉडियस ने। सो ही वाज द पर्सन हु हैज द लस्ट ऑफ पावर, लस्ट फॉर पावर थी इन्हें, ठीक है। फॉर विच ही किल्ड हिज ब्रदर, जिसके लिए उसने अपने सगे भाई को, ब्रदर को किल कर दिया, एंड ही बिकम अ किंग, और इसने और ये राजा बन के आ गया, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द क्वीन गर्टरूड, जो क्वीन गर्टरूड थी वो हैमलेट की मदर थी, शी वाज हैमलेट्स मदर, ठीक है। मैरिज क्लॉडियस क्विकली आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, एंड शी वाज द वाइफ ऑफ लेट किंग, ये वाइफ थी, किसकी वाइफ थी, हस्बैंड की जो उनकी डेथ हुई थी वो हस्बैंड कौन थे, शी वाज द वाइफ ऑफ लेट किंग हैमलेट, लेट किंग हैमलेट की वाइफ थी। एंड शी मैरीज, वो मैरी कर लेती है किससे, वो मैरी कर लेती है क्लॉडियस से सून आफ्टर, जस्ट उसके हस्बैंड की जैसे ही डेथ होती है उसी के जैसे वो इंतजार ही कर रही हो, और उसी टाइम शादी कर लेती है किससे, क्लॉडियस से। अब बात करते हैं ओफिलिया, ओफिलिया हैमलेट के सामने ओफिलिया लिखा है, ओफिलिया ये हैमलेट की लवर होती है, शी वाज इन लव विद हैमलेट, एंड शी वाज द डॉटर ऑफ पोलोनियस, ये पोलोनियस जो अगला हम करेक्टर पढ़ने जा रहे हैं इनकी बेटी होती है, शी वाज अ लवर ऑफ बिलवेड ऑफ प्रिंस हैमलेट, सिस्टर होती है किसकी, लैटिस की,
तो ये बहन होती है इसकी और बेटी होती है पोलोनियस की, एंड लवर होती है किसकी, प्रिंस हैमलेट की। अब आते हैं पोलोनियस पे। पोलोनियस कौन होता है? ही इज द फादर ऑफ, ये फादर होता है किसका फादर? फादर ऑफ ऑफिलिया। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ ऑफिलिया, ये फादर होता है ऑफिलिया का। ठीक है, एंड किल्ड मिस्टेकनली, और गलती से मारा जाता है किसके द्वारा? ये पोलोनियस फादर होता है जो ऑफिलिया का, इनकी डेथ हो जाती है, गलती से हैमलेट इनको मार देता है, मारने किसी और को जा रहा होता है, मार गलती से ऑफिलिया के फादर को। एडवाइजर थे कहाँ पे? क्लॉडियस के कोर्ट के अंदर ये चीफ एडवाइजर का काम कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं लेटिस की। लेटिस कौन था? लेटिस जो था वो सन था पोलोनियस का, इनका बेटा था और ऑफिलिया का भाई था। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, इसे कहते हैं मैन ऑफ एक्शन। ये हैमलेट की तरह ढीला नहीं था, ये मैन ऑफ एक्शन था। ठीक है, एंड बट ही वॉज, ये जो लेटिस था ये ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम हैमलेट, ये रिवेंज बदला लेना चाहता था हर हालत में, किससे? हैमलेट से। ये हैमलेट से हर हालत में बदला लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि हैमलेट ने गलती से इसके फादर को मार दिया था, बट इसे लगा कि हैमलेट ने मेरे फादर को जानबूझ के मारा है, किल करा है। तो लेटिस जो है ही वांट्स टू टेक द रिवेंज, वो क्विक रिवेंज लेना चाहता था, एकदम क्विक। सो ही वांट्स टू टेक अ क्विक रिवेंज फ्रॉम हैमलेट, ये हैमलेट से बदला लेना चाहता था फॉर 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 किलिंग हिज फादर। ठीक है, फॉर किलिंग हिज फादर, अपने पापा के मर्डर के लिए वो इससे बदला लेना चाहता था। ठीक है, नाउ घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, नेक्स्ट करेक्टर हम पढ़ते हैं घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। अब इसमें करेक्टर था घोस्ट का, घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। वो बार बार घोस्ट आता है और हैमलेट को बताता है कि मेरे को मारा गया है, मुझे क्या कहते हैं क्लॉडियस ने मारा है, तो मुझसे बदला लो मेरी मौत का। तो वो बार बार ये चीज होती है। तो ही घोस्ट ऑल्सो अपीयर्स, तो ये घोस्ट भी अपीयर होता है, भूत भी आता है उसके पापा का बार बार, तो इसलिए घोस्ट का भी करेक्टर इसमें देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और बताना चाहूंगी कुछ और इम्पोर्टेंट करेक्टर्स का नाम है 14 ब्रास। ठीक है, सो 14 ब्रास, उस करेक्टर का नाम है 14 ब्रास। ठीक है, 14 ब्रास का जो बेटा करेक्टर है, वो करेक्टर क्या है? वो करेक्टर लास्ट में आता है, ही इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये नॉर्वे के प्रिंस होते हैं 14 ब्रांस। तो बेटा पेपर में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो हमें पता होना चाहिए हर करेक्टर के बारे में। सो ही इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे एंड ही वांट्स टू अटैक टू डेनमार्क। ठीक है, सो ही इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, शॉर्ट में बता देती हूँ, ही इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये नॉर्वे के प्रिंस हैं, एंड वांट्स टू अटैक टू डेनमार्क, वांट्स टू अटैक डेनमार्क, और डेनमार्क पे अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो डेनमार्क के प्रिंस बन सके। और आपको पता ही है ये स्टोरी कहाँ पे है सारी, कहाँ चल रही है स्टोरी? डेनमार्क में। नाउ 14 ब्रास के बाद कुछ और करेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ग्रेव डिगर्स। ठीक है, ग्रेव डिगर्स करेक्टर हैं, और ये ग्रेव डिगर्स क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं लाइफ एंड डेथ को, दे डिस्कस लाइफ एंड डेथ, दे डिस्कस लाइफ एंड डेथ के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ टू द प्ले को कॉमिक रिलीफ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें करने और डिस्कस करने हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की बात मैं आपसे करूंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। रोजन क्रेट्स के बारे में और गिल्डनस्टर्न के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ऐसे दो फ्रेंड्स थे जो बाद में जासूसी का काम करते हैं हैमलेट पे ही। पहले वो उसके दोस्त होते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, और एक टाइम पे उसी पे ही जासूसी करते हैं किंग क्लॉडियस के कहने पे। तो वो कौन से दो फ्रेंड्स थे? तो वो रोजनक्रेट्स और एंड गिल्डनस्टर्न, ये दोनों क्या थे बेटा? ये दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे, हैमलेट्स ओल्ड फ्रेंड्स। बट लेटर ऑन
ये सारे राज बताते हैं हैमलेट के, किसको, क्लॉडियस को, और स्पाई करते हैं क्लॉडियस के साथ हैमलेट पे। सो हु स्पाई ऑन हैमलेट, किसके कहने पे स्पाई करते हैं, किंग क्लॉडियस के कहने पे। सो हैमलेट्स ओल्ड फ्रेंड्स हु स्पाई। तो बेटा एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर है, दैट इज होरेशियो। ठीक है, होरेशियो जो कि कौन है, होरेशियो एक ट्रू और लॉयल फ्रेंड है किसका, हैमलेट का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, होरेशियो ट्रू फ्रेंड है किसका, हैमलेट का। इज द ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट। तो होरेशियो भी इंपॉर्टेंट करेक्टर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पेज पे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन ऑफ हैमलेट। क्या स्टोरी है हैमलेट की, कैसे कैसे इंसिडेंट टेक प्लेस करते हैं, जानना बहुत ही जरूरी है। तो पूरी कंप्लीट स्टोरी को आप चलते हैं मेरे साथ और समझते हैं हैमलेट की स्टोरी लाइन को। तो हैमलेट जो स्टोरी है, इसमें सबसे पहले किंग की डेथ होती है, मर्डर होता है किंग का। कैसे मर्डर होता है, किंग ऑफ डेनमार्क का, उसके ब्रदर, उसका खुद का ब्रदर उनको किल कर देता है पॉइजन उनके ईयर में डाल के। सो इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है विद द मर्डर ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क। एंड द किंग ऑफ डेनमार्क जो थे वही हैमलेट के फादर है, ही इज द फादर ऑफ हैमलेट, वही हैमलेट के फादर है। सून आफ्टर हिज फादर्स डेथ, जब हैमलेट की फादर की डेथ हो जाती है, सून आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसकी जो मदर होती है हैमलेट की, दैट इज, उसकी मदर कौन है, गर्टरूड। तो उसकी मदर गर्टरूड सडनली जो है वो उसी टाइम मैरिज कर लेती है, किससे मैरिज कर लेती है, उसके चाचा जी से, उसके अंकल से मैरिज कर लेती है हैमलेट के। और that makes Hamlet very sad, depressed and give him the feeling of betrayal। उसको बहुत ज्यादा सैड कर देता है, उसको डिप्रेस्ड कर देती है ये चीज। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बिट्रे कर दिया, मेरी माँ ने जैसे मुझे और मेरे फादर को धोखा दे दिया। तो उसको एक बिट्रेयल की फीलिंग आती है। और साथ ही साथ उसके बाद सडनली उसके बाद क्या इंसिडेंट होता है, दैट घोस्ट ऑफ फादर अपीयरेंस होती है, किसकी, घोस्ट की अपीयरेंस होती है। घोस्ट हेमलेट्स फादर, हेमलेट का जो फादर है उसका मतलब घोस्ट आके बताता है हेमलेट के फादर का कि ही टेल्स हिम, घोस्ट क्या बताता है हेमलेट को कि वाइल जब मैं रेस्ट कर रहा था गार्डन के अंदर, तब तुम्हारे किंग क्लॉडियस अंकल आए और उन्होंने मेरे कान में पॉइजन डाल दिया एंड देन मेरी डेथ हो गई। और किंग क्लॉडियस ने सबको बताया क्या किंगडम के अंदर कि समहाउ सांप ने, स्नेक बाइट के कारण है उनके अंदर पॉइजन फैला और तुम्हारे किंग की डेथ हो गई। सो उसने एक अलग ही कहानी बताई पूरे किंगडम को। और जबकि सच्चाई क्या थी, हिज डेथ वाज नॉट नेचुरल, हिज डेथ वाज आर्टिफिशियल एंड ही वाज बीइंग मर्डर्ड, और उसका मर्डर किया गया था। ठीक है, नाउ हैमलेट डिसाइड्स टू टेक रिवेंज बट प्रिटेंड्स टू बी मैड। अब हैमलेट जो है एक्ट्स करता है, कैसे एक्ट्स करता है, एज अ मैड पर्सन। वो पागलों की तरह एक्ट करता है, क्यों, ताकि मतलब वो ऐसे एक्टिंग करके दिखाता है कि जैसे वो पागल हो गया है। ठीक है, अब क्लॉडियस को भी शक होता है। क्लॉडियस कहता है कि वाई जो है हैमलेट ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहा है पागलों की तरह, हैमलेट जो है वो क्यों मैड हरकतें कर रहा है। तो वो क्लॉडियस काफी कंफ्यूज होता है। तो वो गर्टरूड को भी बताते हैं कि मैड कैसे बातें हरकतें कर रहा है ये मैडनेस वाली। तो सबको एक कंफ्यूजन सी हो जाती है कि क्यों हैमलेट ऐसे कर रहा है। बट इसको इस चीज का पता लगाने के लिए कि हैमलेट क्यों मैडनेस दिखा रहा है, क्या चल रहा है हैमलेट के अंदर, तो ये सब पता करने के लिए क्लॉडियस जो है हैमलेट की मैडनेस का पता करने के लिए दो लोगों को बुलाता है। और वो दो लोग उसके प्रीवियस फ्रेंड्स होते हैं, उसके पहले से उसके दोस्त रहे होते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं। सो दो फ्रेंड्स को, ओल्ड फ्रेंड्स को बुलाता है हैमलेट, हैमलेट के। और वो दो फ्रेंड्स होते हैं रोजेनक्रेट्स और गिल्डनस्टर्न। ये दो फ्रेंड्स को उस पर स्पाई करने के लिए, हैमलेट पे नजर रखने के लिए बुलाते हैं किंग क्लॉडियस। ठीक है, अब हैमलेट पे नजर रखी जा रही कि हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हैमलेट जो है रिवेंज लेना चाहता है, किससे, किंग क्लॉडियस से। तो अब पहले सबसे पहले वो चाहता है कि ये अपना गुनाह खुद कबूले,
मतलब घोस्ट ने मुझे आके बताया, ठीक है घोस्ट वो सब ठीक है, बट एक मुझे प्रूफ मिलना चाहिए रियली में कि ये ही कल्प्रिट थे, यही गिल्टी हैं। तो वो क्या करता है, एक प्ले अरेंज करता है, एक ड्रामा अरेंज करता है, और उस ड्रामा का को हम नाम देंगे किसका, माउस ट्रैप। माउस ट्रैप मतलब चूहे को पिंजरे में कैसे कैद किया जाए, उसका ड्रामा। तो ये ड्रामा बनाता है जिसके अंदर वो सेम वैसे ही सीन दिखाता है गार्डन का, जिसमें पॉइजन डाल के मारा जाता है किंग को, तो पूरा वैसे ही सीन चलता है। अब उस सीन को देखकर किंग क्लॉडियस इतना घबरा जाते हैं, उनके फेस पे फीवर दिखता है, पसीना स्वेटिंग दिखती है, और वो डायरेक्टली शो करता है, क्या शो करता है कि वो कितने ज्यादा मतलब वो कल्प्रिट है, और वो कितना ज्यादा घबरा गए देख के कि, क्योंकि वो मतलब ये अचानक घबरा गए कि ये जो सच्चाई है सारी, ये हेमलेट को कैसे पता चल गई। सो वो पूरी उसके एक्सप्रेशंस और उसका बिहेवियर ये शो कर देता है कि ही इज द कल्प्रिट, वो गिल्टी है। तो यहीं पे टू कंफर्म द क्लॉडियस गिल्ट, अब क्लॉडियस का जो गिल्ट है वो कंफर्म हो जाता है, हेमलेट को पक्का हो जाता है कि इसी ने मारा है, इसका मतलब ये इतना घबरा गया है ये पूरा ड्रामा जो प्ले देख के। तो बेटा जो ऐसे प्ले के अंदर अंदर ही कोई प्ले चलता है ना, उसको इंटरल्यूड कहते हैं। प्ले विद इन द प्ले इज कॉल्ड इंटरल्यूड, उसको इंटरल्यूड कहते हैं। यहाँ पे माउस ट्रैप इसका नाम है, क्योंकि जाल में फंसाने के लिए कि क्लॉडियस को ये पूरा जो है नाटक रचा गया। हैमलेट मिस्टेकनली किल्स पोलोनियस, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, हैमलेट जो है गलती से मिस्टेकनली जो है गलती से किसको मार देता है, पोलोनियस को मार देता है। बाय मिस्टेक वो मारने किसको चाह रहा होता है, क्लॉडियस को, बट गलती से वो मार किसको देता है, पोलोनियस को किल कर देता है हैमलेट। होता क्या है कि वो मारना चाहता है क्लॉडियस अंकल को, बट होता क्या है कि हैमलेट जो है वो सोचता है कि जो कर्टन है, जो पर्दा है, उसके पीछे जो है वो सोचता है कि इस पर्दे के पीछे कौन खड़ा है, क्लॉडियस खड़ा है। बट पर्दे के पीछे खड़ा कौन होता है, जासूसी कर रहा होता है उसकी पोलोनियस। तो पोलोनियस जो है उसकी बातें सुनने के लिए उसकी जासूसी कर रहा होता है हैमलेट की। बट हैमलेट को गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ कर्टन के पीछे कौन है, क्लॉडियस है। हैमलेट स्टैब्स थ्रू कर्टन, हम हैमलेट क्या है, कर्टन के आर पार जो है तलवार मार के कर्टन के अंदर स्टैब मार देता है। कर्टन के आर पार तो उसको नहीं पता कि कौन है, उसको दिखता ही नहीं कर्टन के पीछे, तो वो स्टैब कर देता है कर्टन के बीच में। एंड पोलोनियस फॉल्स डाउन, और अचानक जो है जब गिरता है तो दिखता है कि पोलोनियस गिरा है, एंड पोलोनियस फॉल्स डाउन एंड ही डाइज। एंड हैमलेट सडनली रियलाइजेस दैट, को सडनली क्या रियलाइज होता है कि उसने पोलोनियस को मार दिया है इंस्टेड ऑफ क्लॉडियस। क्लॉडियस की जगह उसने गलती से किसको मार दिया, पोलोनियस को। तो ये मिस्टेकनली किल हो जाता है, बट ओफिलिया, लेटिस, इन सबको नहीं पता कि ये मिस्टेकनली हुआ है, सब समझते हैं कि इन्होंने हमारे फादर को मार दिया, ठीक है। नाउ ओफिलिया गोज मैड एंड डाइज। ओफिलिया नेक्स्ट स्टेप में ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है और मर भी जाती है। फिर अब ओफिलिया के जो फादर है वो मर गए हैं, और कहीं ना कहीं जो हैमलेट का ध्यान लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, अपने फादर के का रिवेंज लेने में। तो वो मैडली एक्ट कर रहा है हरकतें, तो उसको लग रहा है कि अब मेरा प्यार भी गया, हैमलेट का लव भी गया, और साथ ही साथ जो है वो उसके फादर भी मर गए। सो ओफिलिया लूजेस बोथ हिज फादर एंड हैमलेट लव। ओफिलिया अपने पापा का प्यार भी खो देती है और हैमलेट का लव भी कहीं ना कहीं वो खो देती है, बिकॉज शी वॉज द बिलवेड ऑफ हैमलेट। इन द मीन वाइल जब ये सब होता है, तो इससे पहले एक इंसिडेंट होता है जब हैमलेट जो है एक लेटर लिखता है ओफिलिया को। उस लेटर में वो काफी बातें अपनी प्रेम की लिखता है, कि जैसे सूरज, ये मैं नहीं कह सकता कि सूरज में कितनी गर्मी है, या फिर सन मूव करता है नहीं करता, मतलब इस तरीके से, बट आई कैन अश्योर यू, आई कैन नॉट डाउट ऑन माई लव, यू कैन नॉट डाउट ऑन माई लव, मेरा जो प्यार है वो पूरा सच्चा है, चाहे सूरज मूव करे ना करे, चाहे स्टार्स में उतनी गर्मी हो ना हो, बट ये मुझे डाउट नहीं है, बट आई माई लव इज ट्रू, मेरा जो लव है वो बिल्कुल ट्रू है। तो वो एक लेटर लिखता है अपने लव को लेके, बट वो लेटर जो है ओफिलिया तक नहीं पहुंच पाता, वो लेटर पोलोनियस के हाथ लग जाता है, उसके फादर के। और उसका फादर बिल्कुल नहीं चाहता कि ये दोनों की शादी हो, बिकॉज उसको लगता है कि किंग हैमलेट जो है एक
राजा है, एक प्रिंस है, तो वो मेरी बेटी को इस तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज उसकी और उसकी रैंक में बहुत फर्क है। मेरी बेटी जो है वो प्रिंस हैमलेट की उसपे नहीं है, उसकी रॉयल्टी की नहीं है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि वो दोनों की मैरिज हो। तो ऑफिलिया तक जब वो लेटर नहीं पहुंच पाता, तो उसको वैसे ही लगता है कि हैमलेट जो है उसका भी प्यार मेरी तरफ अब खत्म हो चुका है और इसने मेरे फादर को भी मारा है। नाउ शी गोज टू अ रिवर। अब ऑफिलिया जो है एक रिवर के पास जाती है, एंड नियर दैट रिवर शी ड्राउन्स, और उसमें वो कूद के मर जाती है। और यहीं पे खत्म हो जाती है कहानी किसकी, ऑफिलिया की। नाउ ऑफिलिया डाइज, ऑफिलिया जो है अब डाई कर जाती है, ठीक है। नाउ देयर इज अ फाइट बिटवीन लेटिस एंड हैमलेट। अब लेटिस और हैमलेट के बीच में फाइट होती है, एंड लेटिस और हैमलेट के बीच में अब फाइट होती है, एंड लेटिस चैलेंजेस हैमलेट टू अ ड्यूल। लेटिस जो है वो चैलेंज करता है हैमलेट को। क्यों चैलेंज करता है वो हैमलेट को, क्योंकि उसको लगता है कि इसने मेरे पापा को मारा है। लेटिस जो है वो पोलोनियस का बेटा है, तो उसको लगता है कि इसने हैमलेट ने मेरे फादर को मारा है, तो उसके अंदर भी गुस्सा भरा होता है हैमलेट के लिए। सो ही वांट्स, वो उसको चैलेंज करता है कि दंगल के लिए, ड्यूल के लिए, कि आओ हम फेस टू फेस फाइट करते हैं और एक दूसरे से मतलब एक कंपटीशन करते हैं, लड़ाई करके देखते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सो नाउ लेटिस जो है, जब दंगल के लिए शुरुआत होती है, तो लेटिस क्या यूज करता है, जहर से भरी हुई तलवार लाता है, कि जैसे ही वो तलवार हैमलेट को लगे और वो मर जाए, तो जो पॉइजेंड तलवार होती है, तो वो उस पॉइजन तलवार को क्या करता है, टच कर देता है हैमलेट को, थोड़ा सा हिट कर देता है। तो जब वो हैमलेट को लगती है, तो वो हैमलेट के अंदर पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब लड़ते लड़ते वो लोग एकदम दंगल कर रहे होते हैं, एकदम फाइट कर रहे होते हैं, तो जो उनकी तलवारें आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, और समहाउ जो हैमलेट है वो वही पॉइजन वाली तलवार से लेटिस को भी मार देता है, हिट कर देता है, तो उसको भी लग जाती है लेटिस को भी, और कहीं ना कहीं पॉइजन लेटिस के अंदर भी फैलने लगता है। अब नेक्स्ट जो है इस तरीके से पॉइजन दोनों के अंदर जाता है। उसके बाद आती है गर्ट्रूड की बारी। क्लॉडियस जो है पॉइजन ड्रिंक को प्रिपेयर करता है, एंड एज अ बैकअप प्लान के रूप में वो पॉइजन वाली ड्रिंक बना के रखता है, कि अगर बाई चांस ये बच भी गया फाइट के दौरान हैमलेट, तो बाद में इसको जश्न के रूप में बोलते हुए कि ये ड्रिंक तुम्हारे लिए है, तुम जीत गए, तो मैं इसको ये ड्रिंक पॉइजन वाली पिला दूंगा, पर मानना तो इसको है ही हर हालत में, क्योंकि इसको मेरी सच्चाई पता चल गई है, तो उसको तो मानना ही है। तो वो एक पॉइजन ड्रिंक बना के रखता है। अब क्या होता है, दैट क्वीन गर्ट्रूड ड्रिंक्स दैट पॉइजन वाइन। अब जो क्वीन गर्ट्रूड यानी कि जो उसकी माँ होती है हैमलेट की, गलती से वो ड्रिंक पी लेती है। क्यों, जैसे बच्चा बेटा लड़ रहा है, तलवार लग गई बेटे को, वो मरने को हो रहा है, बिल्कुल देख के वो थोड़ा घबरा जाती, घबराहट में वो मतलब पानी की जगह वो वाली ड्रिंक पी जाती है जैसे भी करके। तो वो ड्रिंक है पॉइजन से भरी हुई होती है, तो गर्ट्रूड भी वहीं मर जाती है। हैमलेट को लेटिस को भी अब पॉइजन लग चुकी है, वो भी मर रहा है, एंड हैमलेट भी कुछ ही देर में पॉइजन फैल जाएगा, हैमलेट भी मर जाएगा। बट बिफोर डाइंग, मरने से पहले हैमलेट सोचता है कि मैं अपने पापा का रिवेंज तो लेके ही जाऊंगा। तो हैमलेट जो है किंग क्लॉडियस को भी मार के जाता है। kills King Claudius also before dying। तो दिस इज हाउ हैमलेट एंड लेटिस जो है एक दूसरे को लड़ाई में किल कर देते हैं, बोथ किल ईच अदर, एंड हैमलेट किल्स क्लॉडियस बिफोर द डाइंग। और एंड में वो क्लॉडियस को भी मार देता है, अंकल को भी मार देता है मरने से पहले, ठीक है। लास्ट प्रिंस 14 ब्रांस बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क। लास्ट में क्या होता है, जो 14 ब्रांस हो जाता है डेनमार्क का किंग, क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा होता है क्या अटैक करने के लिए डेनमार्क पे। तो वो चाह रहा होता है कि पूरी डेनमार्क की सत्ता उसे मिल जाए, एंड एट लास्ट जब सब एक दूसरे को मार देते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस। अब जो है सब साइलेंस ही रह जाता है वहां पे। तो डेनमार्क को कौन कौन वहां का किंग बन जाता है, 14 ब्रास वहां का किंग बन जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहाँ से आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने लोग मारे गए हैमलेट प्ले के दौरान। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्ले में, हैमलेट प्ले में लास्ट सीन जो होता है उसमें कितने लोगों की डेथ हुई। सो लास्ट सीन में बेटा डेथ हुई गर्ट्रूड की, ठीक है, उसकी मदर जो थी गर्ट्रूड, उनकी डेथ हुई, ठीक है।
किस किस की डेथ हुई लास्ट सीन में? एक तो गर्टरूड की डेथ हुई लास्ट सीन में, शी वॉज द मदर ऑफ हेमलेट, ठीक है। लास्ट सीन की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट सीन में किस किस की डेथ हुई? गर्टरूड की डेथ हुई, और दूसरा क्लॉडियस की डेथ हुई, ठीक है। हैमलेट की डेथ हुई, एंड लेटिस की डेथ हुई। कि ये लास्ट सीन में पूछा जाएगा कि कितनों की डेथ हुई लास्ट सीन में, तो 4 पीपल डाइड इन द लास्ट सीन, 4 लोगों की डेथ हुई लास्ट सीन के अंदर। एंड अगर बात की जाए कि इन टोटल, बात की जाए कि इन टोटल कितने लोगों की डेथ हुई, सो इन टोटल डेथ हुई 9 पीपल की। पूरे अगर हेमलेट प्ले की बात हो तो पूरे टोटल हेमलेट प्ले में अगर हम बात करें, सो हेमलेट प्ले में टोटलिटी में कितने लोगों की डेथ हुई? 9 पीपल। 9 पीपल डाइड इन टोटल प्ले। पेपर टोटल प्ले में कितने लोग मरे? 9 लोग। कौन कौन से? पहला गर्टरूड मरी, ठीक है। दूसरा लेटिस मरा, ठीक है, लेटिस मरा। तीसरा ओफिलिया, ठीक है। दोनों भाई बहन तो मरे, साथ में इनके फादर पोलोनियस भी मरे, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले तो शुरुआत में मरे थे किंग हैमलेट, जो जब प्ले शुरू हुआ था तो उनको पॉइजन देके कान में मार दिया गया था, तो किंग हैमलेट मरे। और उनका बेटा, बाद में उनका बेटा प्रिंस हैमलेट, वो भी मरा, प्रिंस हैमलेट भी मरा, ठीक है। अंकल क्लॉडियस भी मर गए, ठीक है। सो 7 नंबर पे हम देखेंगे, ठीक है, क्लॉडियस अंकल भी मर गए, ठीक है। और 2 फ्रेंड्स थे जो जासूसी कर रहे थे, दैट इज रोजनक्रेट्स, ठीक है, रोजनक्रेट्स एंड गिल्डनस्टर्न। एंड गिल्डनस्टर्न जो क्या कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स थे रोजनक्रेट्स एंड गिल्डनस्टर्न, जो क्या कर रहे थे, जो स्पाई कर रहे थे, नजर रख रहे थे हैमलेट में, ये भी मर जाते हैं। सो 9 पे रोजनक्रेट्स, 8 पे रोजनक्रेट्स और 9 पे गिल्डनस्टर्न। तो 7 मेजर करेक्टर है जो मर गए, और लास्ट में 2 माइनर करेक्टर्स है, रोजनक्रेट्स एंड गिल्डनस्टर्न, जो स्पाई कर रहे थे, दोस्त भी थे, ओल्ड फ्रेंड्स थे हैमलेट के, 2 वो भी मरे। तो 9 करेक्टर्स टोटल मरे, एंड 7 उनमें से मेजर करेक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से करिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। सो अब डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स जो एग्जाम में आते हैं हैमलेट के। तो इंपॉर्टेंट सीन्स कौन कौन से? पहला है द घोस्ट सीन। इसमें क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दैट द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट अपीयर्स। इसमें सबसे पहले घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट जो है अपीयर करता है, ठीक है। एंड द घोस्ट रिवील्स द ट्रूथ। और घोस्ट अपीयर करके क्या करता है? घोस्ट रिवील्स द ट्रूथ। घोस्ट रिवील्स द ट्रूथ। घोस्ट ट्रूथ रिवील करता है, एंड ही इज, ये वो बताता है कि वो हैमलेट का फादर है। एंड ही टेल्स, और वो घोस्ट क्या बताता है इस सीन में? ही टेल्स दैट किंग क्लॉडियस मर्डर्ड हिम। ही टेल्स, घोस्ट क्या बताता है? ही टेल्स किंग क्लॉडियस मर्डर्ड हिम। घोस्ट बताता है दैट किंग क्लॉडियस मर्डर्ड हिम, ठीक है, किंग क्लॉडियस मर्डर्ड हिम, ठीक है। और हाउ ही मर्डर्ड ये भी बताता है, बाय पोरिंग द पॉइजन इन द ईयर। उसके कान में पॉइजन डाल देता है हैमलेट किंग के, और बाय पोरिंग द पॉइजन ही किल्स मी, वो घोस्ट उसको बताता है अपने बेटे को। सो दिस इज अबाउट द घोस्ट सीन। ये पूरा घोस्ट सीन होता है जिसके अंदर घोस्ट अपीयर करता है सबसे पहले, उसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारा फादर का घोस्ट हूँ, मैं तुम्हारे पापा का घोस्ट हूँ। ये उसके बाद वो पूरा ट्रूथ रिवील करता है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा और किस तरीके से पॉइजन डाल के मुझे मारा गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है घोस्ट सीन, ये एक्ट 1 में आता है बेटा। और इसी को बेटा
एग्जाम में पूछ सकते हैं विच इज द रिवेंज सीन। तो रिवेंज सीन भी यही है, घोस्ट सीन, क्योंकि यहाँ घोस्ट आता है तो हैमलेट के मन में रिवेंज लेने का भाव जाता है कि अब तो मैं अपने पापा का बदला लेके रहूंगा, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, उनको मर्डर किया गया। चाहता है बेटा प्ले विद इन प्ले, तो इसको प्ले विद इन प्ले भी सीन भी कहते हैं, इसे माउस ट्रैप सीन भी कहते हैं, इस सीन को इंटरल्यूड भी कहते हैं। इंटरल्यूड मतलब प्ले के अंदर जो प्ले चलता है एक प्ले के अंदर जब कोई प्ले चलता है तो उस प्ले को इंटरल्यूड कहते हैं। सो हैमलेट इनवाइट्स द एक्टर्स टू परफॉर्म। अब इस सीन में क्या होता है, हैमलेट जो है इनवाइट करता है एक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करने के लिए? माउस ट्रैप परफॉर्म करने के लिए। एंड ये देख के, पूरा माउस ट्रैप देख के किंग क्लॉडियस क्या हो जाता है, किंग क्लॉडियस जो है बिकम्स नर्वस। Claudius becomes nervous and shows guilt, और यही उसका गिल्ट प्रकट कर देता है, क्योंकि दिस प्रूव्स हिज गिल्ट कि वो कैसे नर्वस हो रहा है, कैसे घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? क्योंकि इस शो के अंदर, इस प्ले के अंदर वही सेम सीन दिखाया जाता है कि एक किंग लेटा है, उसके कानों में पॉइजन डाला जा रहा है, तो ये देख के वो घबरा जाता है कि मेरा जो मैंने मर्डर चुपके से किया, उसकी सच्चाई, सीक्रेट सबको कैसे पता चल गया। उसको घोस्ट वाली बात तो पता ही नहीं थी, तो वो नर्वस हो जाता है और उसका गिल्ट जो है समहाउ प्रूफ हो जाता है। एंड सडनली ही लीव्स द हॉल, और इस सीन में वो लीव कर देता है हॉल को। सो इन दिस सीन ही सडनली लीव्स द हॉल। जो प्ले का हॉल है, लीव्स द हॉल, प्ले का हॉल वो लीव कर देता है। थर्ड, क्लोजेट सीन। लास्ट जो सीन आता है, थर्ड जो सीन आता है, वो क्लोजेट सीन होता है। क्लोजेट सीन में क्या होता है, जो किंग क्लॉडियस है वो भेजता है, किसको भेजता है? पोलोनियस को सीक्रेटली स्पाई करने के लिए, नजर रखने के लिए। किस पे? हैमलेट पे। हैमलेट अंदर होता है और पर्दे के पीछे पोलोनियस होता है। पोलोनियस चीफ एडवाइजर होता है किसका? किंग क्लॉडियस का। तो उसको हर बात अपने मालिक की माननी पड़ेगी, तो वो उसके कहने पे, क्लॉडियस चाचा के कहने पे जाता है पीछे पीछे, किसके? हैमलेट के, और पर्दे के पीछे छुप छुप के उसकी बातें सुन रहा होता है। हैमलेट को पता चल जाता है दैट समवन इज बिहाइंड द कर्टेन्स। उसको ये बात पता चल जाती है, समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन्स। तो वो अपनी जो स्वॉर्ड है वो लेके धीरे धीरे जाता है एंड मतलब कि वो कर्टन्स के आर पार कर देता है, किसको? अपनी स्वॉर्ड को। और जब कर्टन्स के पीछे से वो मारता है स्वॉर्ड, तो उसको नहीं पता कि किसको स्वॉर्ड लगी है। सडनली पोलोनियस फॉल्स डाउन। अचानक जो है पोलोनियस फॉल डाउन करता है एंड द पोलोनियस डाइज। और पोलोनियस जो है वो मर जाता है। और जब वो गिर के फॉल्स डाउन होता है और जब वो मरता है, देन सडनली जो है हैमलेट को क्या पता चलता है कि रिग्रेट्स, जो हैमलेट होता है वो रिग्रेट करता है कि उसने गलती से किसी और को मार दिया, मारना किसी और को था, और उसको इंसान को मार दिया जो उसकी बिलवेड का फादर था। ऑफिलिया से वो लव करता था और उसने अपने एक तरीके से ससुर को ही, होने वाले ससुर को ही मार दिया। अब क्लॉडियस उससे डराता है कि लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लैटिस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम यहाँ से भाग जाओ बाहर। तो उसको इंग्लैंड भेज देता है पढ़ने के लिए, बाहर भेज देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ फटाफट इंग्लैंड, और तुम यहाँ से, ताकि वो उसका प्लान क्या होता है क्लॉडियस का, वो उसको बाहर भेजना चाहता है हैमलेट को, और वहां पे उसको किसी तरह से भी किल करवाना चाहता है सीक्रेटली, कि वो बाहर भेज के उसको चुपचाप वहीं मरवा देना चाहता था। बट समहाउ हैमलेट एस्केप्स फ्रॉम देयर एंड हैमलेट्स कम बैक, और हैमलेट जिंदा वापस आ जाता है। दिस इज अबाउट दिस सीन। ये है क्लोजेट सीन। मिस्टेकनली हम कह सकते हैं सीन को शॉर्ट में, दैट मिस्टेकनली क्लॉडियस, mistakenly Polonius was killed. Polonius was killed mistakenly. ठीक है। नेक्स्ट सीन आते हैं ऑफिलिया की मैडनेस के बारे में। सो हिज फादर वॉज किल्ड बाय हैमलेट। पोलोनियस जो उसके फादर होते हैं ऑफिलिया के, वो मार दिए जाते हैं गलती से, किसके द्वारा? हैमलेट के द्वारा। बट ये जो है सारा चीजें, इसका बहुत गंदा असर पड़ता है किसके माइंड पे? ऑफिलिया के माइंड पे। एंड स्ट्रेंजली, एंड शी बिहेव स्ट्रेंजली, और वो पागलों की तरह मतलब मैडनेस में चली जाती है। और दूसरा, उसको जो हैमलेट है, उसकी जो हैमलेट का जो बिहेवियर है उसकी तरफ, वो बहुत स्ट्रेंज लगता है, बहुत बदला हुआ लगता है।
तो वो उस चीज को भी दिल में बिठा लेती है और वो क्या हो जाती है, एकदम मैडनेस में आ जाती है, पागल हो जाती है। सो उसके लिए जो 2 पॉइंट्स ट्रिगर करते हैं पागल होने के लिए, मैडनेस में जाने के लिए, दैट इज हैमलेट्स बिहेव्स स्ट्रेंजली विद हर। उसको ऐसा फील होता है दैट हैमलेट बिहेव्स स्ट्रेंजली विद ओफिलिया। किसके साथ हैमलेट स्ट्रेंजली बिहेव करता है? विद ओफिलिया, ठीक है। और दूसरा उसके फादर की डेथ, फादर्स डेथ, ठीक है। शॉक ऑफ दीज इवेंट्स, शॉक ऑफ दीज इवेंट्स डिप्रेस्ड हर मेंटली, उसको मेंटली डिप्रेस्ड कर देते हैं। एंड सुसाइड्स, वो क्या करती है, कमिट कर लेती है सुसाइड बाय ड्राउनिंग इन नियर द रिवर, रिवर के पास जाती है और फिर उसमें ड्राउन कर देती है, डूब जाती है, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस ओफिलियास मैडनेस सीन। अब आते हैं ग्रेवयार्ड सीन पे, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ग्रेवयार्ड सीन। इस ग्रेवयार्ड सीन में फिलॉसफी ऑफ डेथ को भी शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेवयार्ड सीन में उसको हैमलेट जो है एक लेक्चर देता है, एक तरीके से फिलॉसफी देता है कि जीना मरना क्या चीज़ होती है। एक इंसान है, पहले वो एक हंस रहा होता है, गा रहा होता है, और थोड़े दिन बाद उसकी लाश हमें देखने को मिलती है, वो बिल्कुल निर्जीव पड़ा मिलता है। तो ये फिलॉसफी ऑफ डेथ जो है वो एक्सप्लेन करता है ग्रेवयार्ड सीन में। हैमलेट्स जो है, ये देख सकते हैं आप, उसके हाथ में एक स्कल होता है, एक खोपड़ी का टुकड़ा होता है, और स्कल को हाथ में पकड़ के वो क्या बोलता है कि यॉरिक, ये जो यॉरिक है, ये जो जेस्टर है, मतलब जेस्टर कौन होता है? जो जोकर की तरह हंसी मजाक करता है कोर्ट के अंदर। तो ये जो खोपड़ी है ये जेस्टर की है, यॉरिक की है, पुअर यॉरिक। तो वो कहता है कि ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा लाइवली था, जीवंत था, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ था, और आज देखो ही इज जस्ट अ स्कल, वो सिर्फ एक मात्र एक खोपड़ी का टुकड़ा रह गया है। तो दिस इज लाइफ, यही जिंदगी है, आज जी लो। हम जोड़ते रहते हैं, बेटों के लिए जोड़ना है, बेटी के लिए जोड़ना है, बच्चों के लिए जोड़ना है, बट सच्चाई ये है कि जोड़ना वोड़ना ये सब बात की बात है, आज में जीना चाहिए, हमें अपना आज जीना चाहिए। क्योंकि जिसने बच्चों के दूध का इंतजाम माँ के स्तनों में पहले से करके रखा है, उसने तो बच्चों के लिए पहले ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखा है ऊपर वाले ने। तो हमें अपने आज के लिए जीना चाहिए। सो ही गिव्स द फिलॉसफी, और वो कहता है कि ब्यूटी, पावर, फेम, वो क्या बोलता है? ब्यूटी, वो 3 चीजें बोलता है, ब्यूटी, पावर और फेम। वो बोलता है सब कुछ क्या है, इज टेम्पररी। तो वो डेथ के ऊपर फिलॉसफी देता है इस सीन में कि जो ब्यूटी है, पावर है, फेम है, ये सब टेम्पररी होता है, एंड डेथ इज इटर्नल। सब टेम्पररी है, सिर्फ डेथ ही सच है, मौत ही सच्चाई है, और इसको मान के चलो। लास्ट है फाइनल ड्यूअल सीन। ड्यूअल सीन मीन्स दंगल का सीन। आपस में दोनों को 2-2 हाथ होते हैं। किस की फाइट होती है? ये लेटिस की फाइट होती है। किसके साथ फाइट होती है? लेटिस और साथ में हैमलेट, दोनों आपस में तलवार लेके, स्वॉर्ड लेके लड़ते हैं। और इस सीन में पॉइजन तलवार लेके लेटिस आता है, और वो पॉइजन तलवार हैमलेट के लग जाती है, और उसके पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। और फिर वही तलवार एक्सचेंज होने के बाद लेटिस के भी लग जाती है, और लेटिस भी पॉइजनड हो जाता है, और वो भी मर जाता है। तो दोनों, बोथ ऑफ देम, लेटिस एंड हैमलेट, लास्ट सीन में मैं बोलना चाहूंगी, बोथ लेटिस एंड हैमलेट किल्स ईच अदर। लेटिस एंड हैमलेट किल्स ईच अदर इन दिस सीन। दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, और यहीं पे खत्म हो जाता है। और हैमलेट लास्ट में क्या कहता है? द रेस्ट इज साइलेंस। अब सब कुछ शांत रहेगा, क्योंकि सब मर गए। उसकी मदर गर्टरूड पॉइजन वाला ड्रिंक पी लेती है गलती से, वो भी मर जाती है उस सीन में। और लास्ट में मरते मरते हैमलेट क्या कहता है? मैं अपने अंकल क्लॉडियस से बदला लेके रहूंगा। वो एंड में क्लॉडियस को भी मरते मरते मार के जाता है। तो यहीं पे खत्म हो जाता है फाइनल ड्यूअल सीन। चलते हैं बेटा आगे। सो देयर आर सम फेमस स्पीचेस एंड कोट्स फ्रॉम हैमलेट, जो एग्जाम में आती है वो स्पीचेस हैं। पहली पढ़ते हैं। एग्जाम में ये डायलॉग आ जाता है, ओ गॉड हाउ वियरी, स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड।
सो ये जो है ये कहता है हैमलेट, ये हैमलेट के द्वारा कहा गया डायलॉग है। और हैमलेट ये बात किससे कहता है? हैमलेट ये बात कहता है अपने फ्रेंड होरेशियो से। किससे कहता है? होरेशियो से कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ही ट्राइज आउट इन डीप पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। वो डीप पेन में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, घुटन में होता है। क्यों? डिप्रेशन में होता है। बिकॉज हिज फादर हैज़ डाइड, उसके पिता की मौत हो गई है, उसकी मदर ने दूसरे आदमी से शादी कर ली है, और वो वही आदमी जो उसके चाचा जी हैं उनसे शादी कर ली है। एंड ऑल्सो दैट ही फील्स बिट्रेड एंड डिप्रेस्ड। उसको लग रहा है कि जैसे वो मतलब उसको किसी ने, उसकी माँ जैसे उसको छोड़ के चाचा के पास चली गई, शादी कर ली, उसको ऐसा फील हो रहा है कि बिट्रेड हो गया है, वो डिप्रेस्ड हो गया अपनी लाइफ से ये सब देख के। सो ही फील्स बिट्रेड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके कारण वो बिट्रेड फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, उसी में ये डायलॉग वो बोलता है। सेकेंड, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, सो for loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry। वो कह रहा है neither be a lender nor a neither be a borrower nor a lender। तो ये बात कौन कहता है? neither be a borrower, ये बात कहता है, this is said by Polonius। ये पोलोनियस कहता है। किससे कहता है? पोलोनियस कहता है is giving advice to the Latis, अपने सन को, लेटिस को ये बात कहता है। ठीक है, क्यों कहता है ये बात? वो इसलिए कहता है जब लेटिस जा रहा होता है बाहर पढ़ाई करने, तो उस समय वो उसको रोक के पीछे से कहता है, बेटा सुनो, नीदर बी अ बोरर नॉर बी अ लेंडर। क्यों? वो समझाता है उसको कि अगर तुम किसी से पैसे लोगे या पैसे दोगे तो लेन देन जो होता है वो रिश्तों को खराब कर देता है, दोस्ती को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ होती है। तो अपने बेटे को जाते वक्त एक सीख दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, मॉरल। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉरल वैल्यू जो पोलोनियस, या एडवाइस कह सकते हैं, जो पोलोनियस दे रहा है। किसको एडवाइस दे रहा है? अपने सन लेटिस को एडवाइस दे रहा है। कब दे रहा है? बिफोर लेटिस लीव्स फॉर द फ्रांस। लेटिस कहाँ जा रहा है? बिफोर द लेटिस लीव्स फॉर फ्रांस। बिफोर लेटिस लीव्स फॉर फ्रांस, इससे पहले कि लेटिस फ्रांस निकले अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो उसको देता है ये एडवाइस। ठीक है, बिफोर लेटिस गोज टू फ्रांस। अब नेक्स्ट बीच में एक छूट गया बेटा, वो भी देख लेते हैं। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। सो फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्राइलिटी का क्या मतलब है बेटा? वीकनेस। वीकनेस, तुम्हारा नाम औरत है, तो वो औरत को वीक कह रहा है एक तरीके से, कि वीकनेस लेडीज में है। तो किस लेडी की बात कर रहा है? ही सेज दिस बिकॉज ही फील्स दैट हिज मदर इज वीक। वो ये अपनी मदर के लिए कहता है, बिकॉज ही फील्स दैट उसकी मदर जो है वो वीक वुमेन है, और वो इसीलिए कहता है कि तुम कमजोरी, तुम्हारा नाम औरत है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है मैरिज कर लेती है एक दूसरे मैन से, वो अपनी उस पे असूलों पे टिकी नहीं रहती। सो शी बिकम्स वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इसलिए वो कहता है अपनी मदर के लिए ये बात। ठीक है, और हैमलेट सेज टू हिज मदर गर्ट्रूड, वो अपनी मदर गर्ट्रूड से ये बात कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। दया, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो रॉटन है, कुछ तो सड़ रहा है इस डेनमार्क में, कुछ तो गलत हो रहा है इस डेनमार्क में। कौन कहता है ये बात? मर्सीलेस कहता है ये बात। सो दैट देयर इज समथिंग ईवल और करप्ट हैपनिंग इन द डेनमार्क। वो कहना चाहता है कुछ ईवल हो रहा है, कुछ करप्ट हो रहा है इस डेनमार्क के अंदर, कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जो क्लॉडियस अंकल थे वो नॉर्वे के साथ कुछ ना कुछ संबंध बना रहे थे। दैट वाज नॉट गुड फॉर द डेनमार्क। तो मतलब वो कुछ करप्शन कर रहे थे क्लॉडियस अंकल। सो इट वाज अ पॉलिटिकल करप्शन, वो एक तरीके से पॉलिटिकल करप्शन चल रही थी। सो पॉलिटिकल करप्शन एंड रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द किंग क्लॉडियस। तो इट इज द रॉन्ग, क्या सड़ रहा था? रॉन्ग डूइंग्स की बात हो रही है, रॉन्ग डूइंग्स ऑफ Claudius, wrongdoings of Claudius. The time is out of joint. O cursed spite that ever I. ठीक है, so
द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट दैट आई एवर वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। सो ये बात जो है दैट द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, इसका मतलब है दैट द वर्ल्ड इज गेटिंग आउट ऑफ जॉइंट। जो वर्ल्ड है वो दैट इज गेटिंग आउट ऑफ ऑर्डर, वर्ल्ड जो है आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है। कहने का मतलब है द डेनमार्क इज मॉरली, जो डेनमार्क है वो क्या हो रहा है, मॉरली एंड पॉलिटिकली सिस्टम जो है डेनमार्क का, मॉरल और पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज गोइंग रॉन्ग, वो रॉन्ग साइड जा रहा है बहुत ज़्यादा। एंड देयर इज समथिंग आउट ऑफ जॉइंट का मतलब है डेनमार्क का बिल्कुल जो मतलब कि व्यवस्था है वो पूरी तरह हिल गई है, इससे कहने का ये मतलब है। ये बात कहता कौन है, ये हैमलेट कहता है अपने आप से दैट देयर इज समथिंग आउट ऑफ जॉइंट। और उस समय साइड में कौन खड़ा होता है, मर्सीलेस भी खड़ा होता है और होरेशियो भी खड़ा होता है साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर नीड्स नो घोस्ट, माई लॉर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो वो कहता है कि देयर नीड्स नो घोस्ट, यानी कि होरेशियो कहता है ये बात हैमलेट को। होरेशियो जो ट्रू फ्रेंड होता है हैमलेट का, वो ये बात हैमलेट से कहता है कि कोई घोस्ट की आवश्यकता नहीं है। तुम कह रहे हो घोस्ट ने आके मुझे मर्डरर का नाम बता दिया, ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। ही रियलाइजेज दैट हिज अंकल इज गिल्टी, उसको ये पता है कि उसके अंकल क्लॉडियस गिल्टी है और हमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, क्लियर है कि उन्होंने ही मारा है। सो कोई भी घोस्ट आके बताए या ना बताए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही रियलाइजेज दैट हिज अंकल इज गिल्टी एंड होरेशियो रिस्पॉन्ड्स दैट नो घोस्ट इज नीडेड टू टेल देम द ट्रूथ। कोई हमें घोस्ट नहीं चाहिए टू टेल दिस, ये बताने के लिए कि उन्होंने मारा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्लियर है कि अंकल ने ही, क्लॉडियस अंकल ने ही मारा है। तो इसलिए कोई घोस्ट बताए या ना बताए, वी ऑलरेडी न्यू दिस दैट ही हैज किल्ड योर फादर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस इज सेड बाय होरेशियो। होरेशियो ये बात कहता है, किससे कहता है, होरेशियो सेज दिस टू हैमलेट, हैमलेट से ये बात कहता है that no ghost is needed to tell the truth. Next चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट इज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी मीन्स शॉर्टनेस, मतलब चीज़ों को कॉम्पैक्ट वे में कहना, शॉर्ट वे में कहना। तो वो कह रहा है कि ब्रेविटी यानी शॉर्ट वे में चीज़ों को कहना, ब्रीफली चीज़ों को ब्रीफ वे में कहना ही बेहतर रहता है। विट मतलब समझदारी होती है, तो चीज़ों को शॉर्ट वे में कहना, ब्रीफली कहना ही समझदारी कहलाती है। दिस अब ये कहता कौन है, पोलोनियस कहता है ये बात। और पोलोनियस किससे कहता है, अपने आप से ही बात करते हुए कहता है दैट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बेटा ये एक जो लाइन है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इस लाइन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मिल्टन का एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जब जो सैटन होता है, शैतान, जब पेंडेमोनियम नरक में पड़े होते हैं तब वो लाइन ये वाली बोलते हैं दैट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो वो शैतान ये वाली लाइन बोलते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ये वाली लाइन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में ये जो सैटन की लाइन है ये कहाँ से ली, शैतान ने जो ये लाइन बोली है कहाँ से ली है, तो ये हैमलेट से ली है लाइन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं मिल्टन के सैटन ने भी यही वाली लाइन बोली है, ठीक है, मिल्टन के वर्क में, ठीक है। Doubt though the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar but never doubt I love. So हैमलेट जो होता है दैट राइट्स अ लेटर टू ओफिलिया, अपनी बिलवेड को, अपनी जिससे वो प्रेम करता है ओफिलिया को। तो हैमलेट अपनी बिलवेड को एक लेटर लिखता है, उसमें वो ये लाइंस लिखता है दैट डाउट द स्टार्स आर फायर, मतलब यू मे डाउट, तुम इस बात पे डाउट कर सकती हो कि इन स्टार्स के अंदर आग फायर है या नहीं है। तुम इस बात पे डाउट कर सकती हो दैट, किस बात पे डाउट कर सकती हो कि सन मूव करता है या नहीं करता। डाउट दैट ट्रूथ टू बी लायर, तुम इस बात पे भी डाउट कर सकती हो दैट ट्रूथ इज ट्रूथफुल, ट्रूथ सच है भी या नहीं, ट्रूथफुल है या नहीं। तुम इस बात पे भी डाउट कर सकती हो दैट
बट तुम इस बात पे यू कैन नेवर डाउट, पर तुम इस बात पे कभी भी डाउट नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, बिकॉज आई रियली लव यू। तो यही बात कहता है, किससे कहता है, अपनी बिलवड ओफिलिया से कहता है एक लेटर के अंदर, बट वो लेटर उस तक पहुंच ही नहीं पाता ओफिलिया तक, और वो लेटर पढ़ कौन लेता है, हम देखिए, दिस इज रीड द लेटर इज रेड बाय पोलोनियस, उसके पापा पढ़ लेते हैं। सो ये लेटर जो है ये तेज तेज की उसके पापा पढ़ के सुना रहे हैं, रीड करके, और ये लेटर ओफिलिया तक पहुंच ही नहीं पाता। सो उसको पता ही नहीं चल पाता कि हैमलेट उससे कितना प्यार करता है। There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. So Hamlet says this to the Rosencrantz and Guildenstern, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं दोनों। हैमलेट ये बात कहता है, हैमलेट की द्वारा कही गई है लाइन, दैट देयर इज नथिंग गुड और बैड, और हैमलेट ये बात किससे कहता है, रोजनक्रेट्ज से, ठीक है, एंड गिल्डनस्टर्न, ठीक है, गिल्डनस्टर्न से ये बात कहता है, बिकॉज दे आर नॉट नेचुरली, थिंग्स आर नॉट नेचुरली गुड और बैड, चीजें अपने आप ही नेचुरली भगवान ने कोई गुड और बैड नहीं बनाई होती, हमारी सोच उसको गुड या बैड बनाती है चीजों को। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक अबाउट द थिंग्स, जैसे हम चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं वो उनको गुड या बैड बनाता है, चीजें अपने आप गुड या बैड नहीं होती कभी भी। सो द थिंग्स आर नॉट गुड और बैड, इट इज दैट अवर थिंकिंग मेक्स इट सो, ये हमारी थिंकिंग होती है जो चीजों को गुड बनाती है या बैड बनाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दीज लाइन्स, ये सारी ही लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये लाइन आ चुकी है, फ्राइल्टी दैट नेम इज वुमेन बहुत बार आ चुकी है, वीकनेस तुम्हारा नाम कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है, बहुत बहुत बार एग्जाम में मैंने देखी है, ये भी बहुत बार आ चुकी है, नीदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ये भी बहुत बार एग्जाम में लाइन आई है, ठीक है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट भी काफी बार आ चुकी है, कि ब्रेविटी ब्रीफनेस ही सोल होती है समझदारी की, ठीक है। सो बार आ रखी है, कुछ कम बार आई है। सो दिस इज अबाउट ऑल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, तो ये बहुत बड़ा है बट हमें मेन कीवर्ड ध्यान रखना है इसका, दैट व्हाट अ नोबल पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो हैमलेट प्रेजेस द ह्यूमन बींग्स, ये किससे द्वारा कहा गया, हैमलेट द्वारा कहा गया, और इसमें हैमलेट प्रेज कर रहा है, किसकी प्रेज कर रहा है, ह्यूमन बींग्स की, कि क्या वाओ व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंसान कितना बढ़िया पीस है, क्रिएशन है भगवान की। क्यों, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी अमेजिंग एंड दे हैव वेरी गुड एबिलिटीज, उनके अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी होती हैं। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, भगवान का क्या वर्क है, पीस ऑफ वर्क है आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। सो ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। हैमलेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो वो कहता है टू बी मतलब शुड आई लिव नॉट टू बी, और शुड आई नॉट लिव, या फिर मैं डाई कर जाऊं या फिर मैं मर जाऊं, तो शुड आई लिव और शुड आई डाई, तो मतलब क्या जीना, मतलब जीने का डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, क्या जीना चाहिए या नहीं। सो टू बी और नॉट टू बी मतलब और आई शुड डाई। सो दिस इज सेड बाय हैमलेट, ये हैमलेट कहता है, ठीक है। गेट दी टू अ ननरी, why wouldest thou be a breeder of sinners, so get thee to a nunnery, this is said by Hamlet to the Ophelia को वो कहता है कि go to a convent, get thee to a nunnery means go to a convent and become a nun, और एक नन बन जाओ, ठीक है। so Hamlet says this to Ophelia को ये बात कहता है कि जाओ और एक नन बन जाओ। हैमलेट जो है ओफिलिया से बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा होता है, जैसे वो उससे प्यार से पहले बात करता रहता है, मतलब वो अलग से ही, क्योंकि वो पागल हुआ होता है अपने पापा का रिवेंज लेने के लिए, तो उसका दिमाग उस तरफ लग रहा होता है, कभी वो उसके ओफिलिया के फादर को भी मार देता है। तो वो कहता है कि वो सोचती है हैमलेट बिहेव्स वेरी स्ट्रेंजली एंड हार्शली टुवर्ड्स हिम, वो सोचती है कि आजकल मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्शली और स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है,
कौन? हैमलेट। तो उसकी लवर सोचती कि बहुत बदल गया है, हैमलेट्स माइंड हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हैमलेट का जो माइंड है पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया और ये पूरी तरह मैड हो गया है, पागल हो गया है। तो इसलिए व्हाट अ नोबल माइंड इज ओवरथ्रोन, यानी कि इतना अच्छा नोबल और अच्छा माइंड जो हैमलेट का है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया और खत्म हो गया है, और क्या कहते हैं? मैड हो गया हैमलेट, ओवरथ्रोन हो गया है हैमलेट। सो दिस इज सेड बाय ओफिलिया। ओफिलिया कहती है हैमलेट के बारे में, आई विल स्पीक टू डेगर्स टू हर बट यूज नन। ठीक है, सो When sparrow comes, they come not as single spies but in battalions। ठीक है, तो ये क्लॉडियस अंकल कहते हैं उसके, क्लॉडियस कहते हैं, क्लॉडियस जो उस समय किंग होता है, सत्ता में होते हैं, वो कहते हैं ये बात कि सोरोज यानी जब दुख आते हैं तो वो सिंगल अकेले नहीं आते, वो भरमार में आते हैं दुख एक साथ। जब एक दुख आता है तो कई तकलीफें साथ में आ जाती हैं। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up by some। सो मैं ओफिलिया से इतना प्यार करता हूँ जितना 40,000 भाई भी एक साथ उससे प्यार नहीं कर सकते। ये बात कौन कहता है? हैमलेट, बट ऑब्वियसली उसका बिलवड, उसका लवर कहेगा ये बात। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, इफ इट बी नाउ इट इज टू बी कम। सो मतलब ही सेज टू होरेशियो, वो होरेशियो से ये बात कहता है, कौन? हैमलेट, कि देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, मतलब इवन द डेथ ऑफ अ स्मॉल बर्ड स्पैरो, एक डेथ होती है एक स्मॉल बर्ड स्पैरो की, वो भी हैपन नहीं होती गॉड के प्लान के बिना। गॉड के प्लान के बिना एक जब छोटा सा पक्षी नहीं मर सकता तो फिर हम इंसान बड़े बड़े क्या है? तो मतलब जो भी हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है। एंड देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस, और इसमें द डेथ ऑफ अ स्मॉल बर्ड्स हैपन्स इवन अकॉर्डिंग टू द गॉड्स प्लान। साइलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट देयर इज द रेस्ट इज साइलेंस, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ स्पेशल ऑफ प्रोविडेंस, ठीक है। सो देयर इज रेस्ट इज साइलेंस, यानी कि अब ये मरते टाइम जो है हैमलेट के लास्ट वर्ड होते हैं, बिल्कुल मर रहा होता है, जब उसने मार दिया होता है क्लॉडियस को भी और सब, गर्टरूड भी मर जाती है, सब बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब वो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, जो लड़ाई झगड़ा मार काट दिमाग में ये सब चल रहा था वो सब शांत हो जाएगा। नाउ द रेस्ट इज साइलेंस, अब सब साइलेंस हो जाएगा, सब मर गए, सब खत्म हो गया, अब सब शांति हो जाएगी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो बेटा इन डायलॉग्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ये एग्जाम में जरूर आएंगे, कौन किसने क्या किससे कहा ये जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए। साथ ही जान लेते हैं कि हैमलेट की टोटल कितनी सोलिलिकीज है। हैमलेट की टोटल सोलिलिकीज हैं 7 सोलिलिकीज हैं जो टोटल हैमलेट की हैं। और क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सोलिलिकीज आर देयर इन द हैमलेट, हैमलेट के अंदर टोटल कितनी सोलिलिकीज हैं? तो आंसर आपको लिखना है 7, जो खुद से ही बात कर रहे हैं। सोलिलिकीज वो होती है जो अपने आप से ही, एक ह्यूमन बीइंग अपने आप से ही बात कर रहा है, वो सोलिलिकीज होती हैं। इस ड्रामा में हैमलेट में कुछ खास डायलॉग्स हैं, वो समझ लेते हैं। पहला है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है। टू बी मीन्स लाइफ और डेथ की बात हो रही है। टू बी मीन्स कि मैं लाइफ जीऊं, शुड आई लिव, और नॉट टू बी मीन्स शुड आई डाई, मैं जीऊं या मरूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना हर्ट एंड हो चुका हूँ लाइफ से, जो भी मेरी फादर की डेथ हो गई, मेरी मदर ने किसी और मैन से शादी कर लिया, आई एम फीलिंग बिट्रेड, तो शुड आई लिव और शुड आई नॉट लिव। फेराइलिटी, दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी वीकनेस, तुम्हारा नाम ही औरत है। तो अपनी मदर को कह रहा है कि शी इज सो वीक दैट शी कुड नॉट स्टैंड और बाय हिज फादर, कि उसके फादर मर गए तो वो उनको फटाफट से छोड़ के, मतलब उनके साथ जो भी मेमोरीज है वो सब छोड़ के फटाफट से उनके अंकल के साथ, क्लॉडियस के साथ मैरिज कर लेती है। सो माई मदर यू आर सो वीक, वो कहता है। हैमलेट्स डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है अपनी मदर गर्टरूड की तरफ। The place, the thing wherein I will catch the consciousness of the king। तो वो कह रहे प्ले इज द थिंग, एक नाटक के द्वारा मैं सारा कॉन्शियसनेस को पकड़ लूंगा, मतलब जो भी अंदर दिलो दिमाग में चल रहा है अपराधी कौन है? क्लॉडियस अंकल। तो इस क्रिमिनल के माइंड में जो भी चल रहा है, जिसने मेरे पापा की डेथ की, किल किया मेरे फादर को,
तो वो मैं इस नाटक के माउस ट्रैप के थ्रू पकड़ लूंगा। तो वो एक नाटक रचता है, माउस ट्रैप होता है जाल बिछाना, जाल बिछाने के लिए एक नाटक रचता है जिसमें वो सेम वही दिखाता है कि कैसे एक आदमी के कान में जहर डाल के उसको मार दिया जाता है। तो उसमें क्या है, वो डर जाता है क्लॉडियस कि अरे इसी तरह तो मैंने इसके पापा को मारा था। तो वो डर के अपने आप की फेस एक्सप्रेशन से ही शो कर देता है क्या शो कर देता है कि वो ही अपराधी है, वो ही गिल्ट है। तो गिल्ट को पकड़ने के लिए ये एक्सपोज प्लान बनाता है। कौन बनाता है? हैमलेट ये एक्सपोजिंग प्लान बनाता है। नेक्स्ट, एलास पुअर योरिक आई न्यू हिम होरेशियो। अब क्या होता है, ग्रेव यार्ड के पास बैठे होते हैं कौन? होरेशियो और हैमलेट। तो एक स्कल, एक खोपड़ी का सिर उठाता है कौन? हैमलेट, और उठा के उस स्कल को कहता है कि दिस अलास पुअर योरिक। उसको पुअर योरिक कहता है, क्यों? क्योंकि बेचारा मर चुका है, उसकी खोपड़ी उसके हाथ में है, तो उसको कहता है। और वो खोपड़ी पुअर योरिक किसको कहता है? एक जेस्टर के स्कल को कहता है। एक जेस्टर को कहता है, मतलब जो हंसी मजाक और एक क्लाउन जैसे होता है ना कोर्ट में, उसको कहता है। तो ये पुअर योरिक जेस्टर के लिए कहता है, और वो मर चुका है, उसकी खोपड़ी को पकड़ के कह रहा है ओ पुअर योरिक। ठीक है, तो आई न्यू हिम कह रहा है, वो कहता है होरेशियो, इस पुअर योरिक को मैं जानता हूं, ये पुअर योरिक जेस्टर था मेरे पापा के कोर्ट में, एंड आई न्यू हिम, मैं इसको जानता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहे, मतलब क्या जिंदगी है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। सो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और मोरालिटी, मोरालिटी यानी कि लाइफ के ऊपर उसका मेडिटेशन दिखा रहा है कि जिंदगी कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट गॉड्स प्लान, सब कुछ भगवान के उससे चलता है। सो एक मेडिटेशन कर रहा है डेथ पे, लाइफ पे, वो दिखा रहा है उसका ये सीन में। सो दिस इज और अब आगे मैं आपको लेके जाऊंगी। बेटा ये जो कंक्लूजन का पेज है, इस पे सबसे पहला पॉइंट है कि हैमलेट जो है लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी एंड विच इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। तो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी यहाँ देखने को मिल सकता है हमें हैमलेट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी उनकी कौन सी है, तो उनकी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ है। मैकबेथ जो है उनकी क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी उनकी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी उनकी हैमलेट। अब इसके थीम क्या था जो हमने हैमलेट पढ़ा, इसका क्या क्या थीम था? एक तो हमने देखा रिवेंज, क्योंकि हैमलेट वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। वो अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था अपने अंकल किंग क्लॉडियस से। ठीक है, तो इसका एक थीम है रिवेंज। एक थीम है मैडनेस। मैडनेस क्यों है? क्योंकि हैमलेट जो है वो मैड की तरह एक्ट करता है, पागल अपने आप को दिखाता है ताकि वो चुपचाप अपना बदला ले सके। तो वो अपने आप को मैड दिखाता है, और ऑफिलिया जो है वो रियली में मैड हो जाती है अपने फादर की डेथ के बाद और हैमलेट के लॉस्ट लव के बाद। करप्शन इसलिए है क्योंकि करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन कर रहा होता है कौन? किंग क्लॉडियस। किसके साथ मिलके? नॉर्वे किंग के साथ मिलके। और कहीं ना कहीं उसने जो किया किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट के साथ, वो भी गलत था। ठीक है, मोरालिटी, मोरालिटी इसमें दिखाई गई है कि मोरालिटी जो है कहीं ना कहीं जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो लूजन की गई हैं इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे उसकी मदर गर्टरूड होती है, वो भी फटाफट से हस्बैंड की डेथ के बाद वो चली जाती है मैरिज करने क्लॉडियस के साथ। और क्लॉडियस चाचा अंकल होके अपने मतलब ब्रदर के बेटे को वो मतलब हर हालत में वो भी मानना चाहता है उनको, हैमलेट को। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने हमें देखने को मिलेंगी। अपीयरेंस वर्सेस, तो अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस होती है घोस्ट की, और रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी में माना नहीं जाता। रियलिटी अपीयरेंस घोस्ट की होती है, वो हैमलेट को बार बार नज़र होता है, रियलिटी में किसी को नहीं पता कि घोस्ट आ रहा है। सो रियलिटी इज़ नॉट दैट। सो अपीयरेंस ऑफ घोस्ट वर्सेस रियलिटी। डिले, डिले क्या है? डिलेइंग इन डिसीजन। ये किसकी क्वालिटी होती है? हैमलेट की। हैमलेट में बहुत क्वालिटी होती है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, चीज़ों को सोचने में ही समय बर्बाद कर देता है और टाइम डिले हो जाता है। नेक्स्ट, अब हैमलेट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिनेसां ह्यूमनिज्म एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट। तो हैमलेट जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है रीनेसा का। रीनेसा मतलब क्या है? रीनेसा हमारे लिए लेके आई है क्वेश्चनिंग, रीनेसा का मतलब है एजुकेशन, रीनेसा का मतलब है इंटेलेक्चुअलनेस, रीनेसा यानी कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज, नॉलेज का दोबारा से बर्थ होना, उसको रीनेसा कहते हैं। तो बिलीव रीनेसा ह्यूमनिज्म कैसे है? क्योंकि जो हैमलेट है वो भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल होता है, सोचता है वो कि कैसे मैं एक प्ले बनाऊं जिसके थ्रू जो है सारी सच्चाई जो है क्लॉडियस की बाहर आए। तो इंटेलेक्चुअली और एजुकेटेडली वो एक माउस ट्रैप प्ले बनाता है जिसमें वो फंसाता है। तो इंटेलेक्चुअल होता है तभी तो कर पाता है ना, क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चनिंग नेचर होती है उसकी, ठीक है। एंड बिलीव, इस प्ले में हमें दिखेगा बिलीव इन ह्यूमन नेचर, बिलीव इन ह्यूमन ग्रेटनेस, ह्यूमन ग्रेटनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें रीनेसा का प्रूफ देती है। और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे दिखता है हमें इस प्ले में? साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज हैमलेट जो है सफ़र्स फ्रॉम डीप इनर कन्फ्लिक्ट। डीप इनर कन्फ्लिक्ट होता है, वो सोचता है कि मैं मारूं नहीं मारूं अंकल को, बार बार रुक जाता है, डीप कन्फ्लिक्ट से गुजरता है, इनर कन्फ्लिक्ट से, क्योंकि एंड में वो है तो उसके चाचा ही और उसकी मदर के हस्बैंड भी हैं। तो इनर कन्फ्लिक्ट चलता है, एंड्स विद इन उसके बाद देखने को मिलेगा कि ये क्यों साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम साइकोलॉजिकली करते हैं ना दिमाग से, ओवर थिंकिंग की वजह से इसको कहा जाता है। एंड डिलेइंग इन डिसीजन की वजह से भी कहा जाता है, सोचते रहो और डिसीजन कोई ले ना पाओ, ठीक है। एंड्स विद कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ये देखने को मिलेगा, एंड्स विद कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द रॉयल फैमिली एंड रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर बाय फोर्टिनब्रास। तो एंड प्ले का कैसे होता है? पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, ये वाली जो रॉयल फैमिली होती है डेनमार्क की, ये पूरी तबाह हो जाती है। ये फैमिली गर्टरूड से लेके क्लॉडियस से लेके प्रिंस किंग हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, सब तबाह हो जाते हैं, सब मर जाते हैं, सबकी डेथ हो जाती है। सो रॉयल फैमिली पूरी तरह जो है ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, और फिर रिस्टोर होती है सत्ता किसके द्वारा? फोर्टिनब्रास के द्वारा। जो फ्रांस का किंग होता है वो इसको हड़प लेता है डेनमार्क को और यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है आके। सो दिस इज अबाउट हैमलेट। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को क्वेश्चन डालिए, मेरे से पूछिए, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। तो यू कैन आस्क दिस ओनली ऑन A1 English 360 degree by साहिबा विक।